अखिल की संगत। चीन के बेलगाम विस्तारवादी संक्रमण का वैक्सीन अंडमान। नमस्कार। मौसम बदल रहा है, सर्दी ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों की चोटियां सफेदी की चादर ओढ़ रही हैं, पर लद्दाख में चीन के मोर्चे पर माहौल बहुत गर्म है। चीन की हठधर्मी और सेना के दम पर एलओसी पर घुसपैठ और भारतीय इलाके को चोरी छिपे हड़पने की चालों को नाकाम करने के लिए भारत के जांबाज सैनिक कड़ाके की सर्दी में भी पूरी तरह मुस्तैद हैं। वैसे इतिहास गवाह है कि हर दौर में कभी न कभी किसी न किसी देश और शासक को चक्रवर्ती सम्राट होने का संक्रमण डस ही लेता है। हमारे दौर में चीन भी इसी संक्रमण का शिकार हो गया लगता है। चीन की इस विस्तारवादी लोलुपता का शिकार सिर्फ भारत ही नहीं है। पूर्वी चीन सागर में जापान और दक्षिण चीन सागर में वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड जैसे देश भी उसकी चालों से परेशान हैं। इससे निपटने की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में क्वाड नाम के गुट ने बहुत जबरदस्त पहल की है। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इन देशों के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 की तमाम आशंकाओं के बीच अक्टूबर में टोक्यो में मिलकर चीन की बेलगाम हसरतों पर लगाम लगाने के इरादे साफ जाहिर कर दिए। इसी कड़ी में 3 से 6 नवंबर और फिर 17 से 20 नवंबर तक हिंद महासागर और अरब सागर में मलाबार नौसैन्य अभ्यास हो रहा है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की नौसेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं। आज के दौर में सैन्य ताकत के अलावा चीन जैसे देशों के विस्तारवादी हसरतों पर नकेल कसने का एक और हथियार है आर्थिक नाकेबंदी। क्वाड के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में चीन से त्रस्त देश भी उस दिशा में एकजुट हो रहे हैं, जिसका बहुत कुछ संकेत कोविड-19 से निपटने की रणनीति में भी मिला है। आखिर क्वाड की रणनीति है क्या और इसमें भारत की भूमिका क्या होगी? ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, चीन के मामलों के जानकार, तिब्बत के अध्येता विजय क्रांति से, जो सेंटर फॉर हिमालयन एशियन स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन भी हैं। विजय क्रांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समय देने के लिए धन्यवाद जी। नमस्कार। मसला यह है कि जिस तरह से चीन के तेवर आक्रामक हो रहे हैं, एक तरफ कोविड-19 की महामारी का जो प्रकोप उसकी कोख से पैदा हुआ, दुनिया उससे जूझ ही रही है। दूसरी तरफ कई मोर्चे उसने खोले हैं भारत के साथ, तो अब बहुत लंबा समय हो गया, वार्ताएं भी हो जाती हैं और फिर विश्वास के उपाय भी हो जाते हैं और फिर भी उसकी तरफ से कुछ ना कुछ छेड़खानी चलती रहती है। और उधर वो दक्षिण चीन सागर से घिरे हुए देश हैं जो उससे परेशान हैं। इस संदर्भ में पिछले दिनों जापान में जो क्वाड मीटिंग हुई, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उसका कुछ संबंध आप देखते हैं कि वहां कोई एक रणनीति थी कि किसी तरह से चीन की इन जो चालें हैं उन पर अंकुश लगाया जाए और कोई एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे चीन को ये संदेश मिले कि अब दुनिया उसके खिलाफ एकजुट हो रही है। जी। अखिल जी, जो क्वाड की स्थापना हुई थी मूल रूप से तो इसलिए हुई थी कि ये जो पूरा दक्षिण एशिया है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, इसमें प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं किसी न किसी देश पर। जी। तो सब इन देशों ने ये सोचा कि हम मिलकर आपस में कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हम बड़े प्रभावी तरीके से इससे लोगों की, देशों की रक्षा कर सकें। तो शुरुआत तो क्वाड की हुई थी एक ऐसे संगठन के रूप में जो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए था, और उसमें ये 4 मुख्य देश थे। अमेरिका की पहल थी, भारत था, जापान और ऑस्ट्रेलिया थे। जी। लेकिन उसके साथ साथ चीन की ओर से जो खतरा था, चीन ने जो परेशानी पैदा की हुई थी दक्षिण चीन सागर में कई देशों के साथ, और उसका सबसे बड़ा जो शिकार था, पीड़ित वो था जापान था। जी। तो उस वक़्त इन देशों के दिमाग में ये भी था
कि चीन जो है, जो खुराफाते करता है, उस पर भी कहीं मिलकर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए या कम से कम तैयार रहना चाहिए। हम्म। तो उस वक़्त ये 4 देश आपस में इकट्ठे हुए थे। लेकिन कुछ साल में ही क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में केविन रड की सरकार आ गई। हम्म। वो वहाँ के लोकप्रिय नेता थे, लेकिन वो बहुत वामपंथी नेता थे और चीन के बहुत पिछलग्गू थे। तो चीन शुरू से ही क्वाड को लेकर बहुत परेशान रहा और बहुत आशंकित रहा। हम्म। तो जब केविन रड की सरकार आई ऑस्ट्रेलिया में, तो उन चीन ने केविन रड को समझा-बुझाकर क्वाड को तोड़ने के लिए जो कार्रवाई की, तो केविन रड ने अचानक घोषणा कर दी कि हमें क्वाड से कोई लेना-देना नहीं, और वो बाहर हो गए। हम्म। तो ऑस्ट्रेलिया बाहर होने से ये जो संगठन है बहुत कमज़ोर हो गया। तो हम्म। कई बरस तक ये ठंडा रहा है। लेकिन पिछले कुछ साल से जो दक्षिण चीन सागर में और ईस्टर्न चाइना सी में, पूर्वी वाले में, हम्म। चीन के जो आक्रामक तेवर बहुत तेज हो गए। हम्म। और उस वजह से ये जो अमेरिका, जापान और भारत, इन्होंने सोचा कि ये जो क्वाड है हमारा, इस व्यवस्था को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, और उन्होंने रक्षा के क्षेत्र में भी सहमति और कुछ मिलकर काम करने या संगठन बनाने की सोची। हम्म। इसी बीच में चीन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी जोरदार, यूं समझिए, अभियान शुरू कर दिया। अम, इस वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उसने कई कदम उठाए। जैसे टूरिज्म पर बहुत जो चाइनीज टूरिज्म टूरिस्ट आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जी। उन पर उसकी अर्थव्यवस्था ऑस्ट्रेलिया की काफी निर्भर करती है। वहाँ के स्टूडेंट्स आते हैं। हम्म। तो ऑस्ट्रेलिया पर चीन ने वो पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया ताकि उसके परेशान। लोग वहां ना जा सकें। जी, तो उसका नतीजा ये हुआ, और फिर उसके दूसरे भी क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में चीन ने बड़ा आक्रामक रुख अपना लिया ऑस्ट्रेलिया पर। हम्म। तो अब ऑस्ट्रेलिया को समझ में आ रहा है कि ये अकेले तो चीन से लड़ा नहीं जा सकता। हम्म। अब उसको क्वाड फिर से याद आ रहा है, हम्म। और इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत उसमें रुचि दिखानी शुरू की है। और अभी हम्म। आपने देखा कि जापान में एक बैठक हुई विदेश मंत्रियों की, इन 4 देशों के। हम्म। और ये इस मायने में महत्वपूर्ण है कि चीन ने जो आक्रामक रुख अपनाया हुआ है इतने इन हाल ही के कुछ महीनों में, हम्म। उसमें उस दौर में देशों की जो मीटिंग्स होती हैं बड़े नेताओं की, वो सब ऑनलाइन होती हैं। जी जी। लेकिन ये मीटिंग, जिसको कहें व्यक्तिगत मीटिंग थी, इन लोग पर्सन चारों हुई, मंत्री सब लोग टोक्यो में जमा पर्सनल हुए। मीटिंग, ये जो वर्चुअल नहीं, एक्चुअल मीटिंग थी। हम्म। और इस मीटिंग में जो कदम उठाए गए हैं, जो फैसले किए गए हैं, सभी सार्वजनिक तो नहीं किए गए, लेकिन संकेत सीधा है कि चीन का संकट है, साझा संकट है, और इसको मिलकर निपटेंगे। अब एक सवाल ये इससे है कि वियतनाम, थाईलैंड, ये जो देश जो असल में दक्षिण चीन सागर में उसकी हरकतों से परेशान है, क्या उनकी उनको शामिल करने की, क्वाड का दायरा बढ़ाने की कोई योजना आपको दिख रही? बिल्कुल, अभी क्या हुआ कि चीन ने, हमें हैरानी होती है कि जो माओ त्से तुंग चीन के नेता थे, जी। वो भी विस्तारवादी थे। शी हम्म। जिनपिंग जो हैं, वो भी पूरी तरह भयंकर रूप से विस्तारवादी हैं। लेकिन दोनों की शैली अलग है। माओ त्से तुंग की शैली थी कि एक-एक करके, एक-एक देश को जो भी किसी कारण से उस समय कमज़ोर है, तो उसके साथ बातचीत करो, संधि करो, उसको बातचीत की टेबल पर लाओ। उसके जो इलाकों का कब्ज़ा करना है, वो किसी तरह करो, या उसकी ऐसी शर्तों में ले आओ उसको कि आपके नीचे आ जाए वो। हम्म। तो वो एक-एक कर, जिसको स्लाइसिंग कहते हैं, वो सलामी स्लाइसिंग कहते हैं उसको, कि थोड़ा-थोड़ा करके कुतरो। हम्म। लेकिन शी जिनपिंग का दिमाग बड़ा अजीब-सा है। वो समझ में नहीं आ रहा कि वो एक साथ इतने मोर्चे उन्होंने खोल लिए हैं कि दक्षिण चीन सागर में खोल लिया, पूर्वी चीन सागर में खोल लिया, भारत के साथ सीधा मोर्चे पर लड़ाई ले ली। अभी तो और वो जो ईस्टर्न, जो सेंट्रल एशिया की कुछ देश हैं, उनकी पूरे देश के देशों को कह रहा है कि ये मेरी ज़मीन है। हम्म। सोवियत जो 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 रूस है उसका व्लादिवोस्तोक जो इलाका है, उसको चीन कह रहा है ये तो मेरा है। हम्म। तो चीन और अमेरिका के ऊपर वैसे ही उसने परेशानियां अमेरिका के लिए कोविड से या बाकी सब देशों को की हुई हैं। हम्म। तो
शी जिनपिंग ने बहुत सारे मोर्चे खोल लिए हैं। तो चीन ने की अदावत वियतनाम के साथ बहुत बुरी रही है, क्योंकि वियतनाम को धमकाता रहा चीन, एक बार हमला भी किया था चाइना ने हम्म। उस पर। हम्म। और थाईलैंड भी इस महीने में परेशान है। ब्रुनई जैसे देश देश परेशान है, छोटा सा देश है। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो चीन से परेशान हैं। और अब जब उन्होंने अकेले अकेले बहुत दुखी रहे हैं ये देश, हम्म। लेकिन ज्यों ही क्वाड ने अपना रूप धारण करना शुरू किया है, तो ये देशों ने अपनी रुचि दिखानी शुरू कर दी है। हम्म। तो हैरानी की बात नहीं होगी कि निकट भविष्य में ही जो क्वाड, वैसे तो उसका अर्थ होता है चौपाया, हम्म। चार खंभों वाला, हो सकता है इस चार खंभे वाले जो तंबू में बहुत सारे देश आ जाएं, और उनमें वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ तक कि ब्रुनई जैसे देश और कंबोडिया, ये सब उसके लिए कैंडिडेट हैं। अब सवाल एक और ये है कि जो हमारा हिंद महासागर है और आसपास अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, उधर श्रीलंका है, इन देशों में पिछले कुछ सालों में चीन का बड़ा भारी निवेश हुआ है। पाकिस्तान में ग्वादर का बंदरगाह, श्रीलंका में जो बंदरगाह बन रहे हैं, और जी हाँ, बिल्कुल। जो चीन के जहाजों और माल की आवाजाही है हिंद हम्म। महासागर के रास्ते, तो क्या क्वाड में और दूसरे स्तरों पर कोई ऐसी रणनीति है कि यहाँ कोई एक घेराबंदी की जाए और कोई जगह ऐसी चुनी जाए जिसमें या चीन को फिर घेरा जाए? यही ये आपने बहुत अच्छा सवाल, और बड़ा वाजिब है, इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सबसे वाजिब सवालों में से है ये। भारत का जो अंडमान निकोबार इलाका है, जी। उसकी लोकेशन इतनी बढ़िया है हम्म। कि ये सोचा जा रहा है, बहुत सारे देश सोच रहे हैं कि अंडमान निकोबार बहुत अच्छा कैंडिडेट हो सकता है हम्म। इसके लिए, क्योंकि इसकी लोकेशन जो है वो जो दक्षिण चीन सागर के बाद जो मलाक्का स्ट्रेट है, मलक्का वो, जलरंगो मध्य का जो रास्ता है। जी। जी 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 जी, ये अंडमान निकोबार की स्थिति उसके मुहाने पर है बिल्कुल। हम्म। और उस वहां पर वो एक इलाका है जहां से चीन के, जापान के, ताइवान के, और कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनई, ये जितने भी, इंडोनेशिया, मलेशिया, अ, थाईलैंड, इन सब देशों का जो व्यापार होता है, हम्म। वो उनका जो आयात होता है, निर्यात होता है, जितने भी शिप्स हैं, जहाज हैं, वो इस मलक्का स्टेट में से होकर ही जाते हैं। भूगोल ऐसा है कि उनको उसमें से होकर जाना है। हम्म। और अ, अब समझ में आ रहा है, क्योंकि चीन दादागिरी कर रहा है। हम्म। इधर पाकिस्तान में उसने जो ईरान के बिल्कुल बिल्कुल साथ लगने वाली जगह है, कोना है, हम्म। वहां ग्वादर पोर्ट बना दिया जी। चीन ने। 60 अरब डॉलर उस पर, और जो सी पैक उसका है, BRI जिसको कहते हैं, हम्म। उस पर चीन ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है। हम्म। उसने हम्बन टोटा, श्रीलंका का हम्म। एकदम दक्षिण में, हम्म। हम्बन टोटा में एक नेवल बेस, नौसैनिक अड्डा, हम्म। बंदरगाह विकसित किया है। दुर्भाग्य से स्थिति ही है कि कुछ साल पहले श्रीलंका सरकार ने भारत को ये प्रस्ताव रखा था कि हम्बन टोटा में हमें बंदरगाह बनाना है, आप चाहें तो हमारे साथ मिलकर करिए। तो भारत की अफसरशाही ने स्टडी करके कहा कि अरे रहने दीजिए, हम्बन टोटा हमें कोई फायदा नहीं है, हम्म। इसमें कोई आर्थिक हमारा खर्चा हो जाएगा, आमदनी तो को बहुत होनी नहीं है, तो छोड़िए, रहने दीजिए। भारत ने छोड़ा, चीन ने लपक लिया। हम्म। चीन ने पैसा लगाया, और वो उसको, वहां उसने नौसैनिक सुविधाएं भी ले ली हैं। अब भारत के लिए भयंकर खतरा हो गया वहां पर, हम्म। लेकिन जिसको कहते हैं इट इज टू लेट नाउ, अब हम्म। भारत कुछ कर नहीं सकता। फिर ऊपर चले जाइए तो म्यांमार जो है, उसने भी चीन के प्रेशर में आकर, एक कोको आइलैंड है, हम्म। वहां पर चीन को सुविधाएं दे दी, जो 40 किलोमीटर है सिर्फ अंडमान निकोबार से। हम्म। और जो बांग्लादेश है, उसने चिटगांव में दे दी। तो हम्म। भारत चारों तरफ, और मालदीव में माले में ले ली उसने। तो हम्म। समझिए कि भारत के गले में पूरी तरह फंदा चीन ने डाल दिया। चारों तरफ से घेर लिया है। अब जी जी जी, तो ये जो आपने सवाल उठाया कि कोई ऐसी जगह हो, वो अंडमान निकोबार उसके लिए बड़ा मुफीद है इलाका। हम्म। तो अब अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इनको अचानक इसमें दिखाई देने लगा है चीन का हल। मैं कहता हूं कि अंडमान जो है, वो चाइना की वैक्सीन बनकर उभरने वाला है। क्वाड वैक्सीन होगी, जो हम्म। चीन के वायरस को, जो उसका राजनीतिक वायरस है, दिमाग उसका बौराया हुआ है, ये हम्म। उसको ठीक कर देगा। हम्म। तो अब अंडमान निकोबार को
ये देश क्वाड देश जो हैं अपना एक नौसैनिक, वायुसैनिक और थल सैनिक हम्म। तीनों का जॉइंट एक बेस की तरह विकसित करने की सोच रहे हैं। हम्म। कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी थी, प्रधानमंत्री ने एक ऑप्टिक उद्घाटन फाइबर किया के। था। हाँ जी जी। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर का। हम्म। तो अब ये 2312 किलोमीटर लंबी फाइबर लाइन है जो चेन्नई से शुरू होकर पोर्ट ब्लेयर तक आई है। हम्म। समुद्र के तली में नीचे जहाँ घाटियां भी होती हैं, पहाड़ भी होते हैं, हर तरह की मुश्किलें होती हैं, पानी के चैनल्स होते हैं तेज गति वाले, उसके बावजूद 2312 किलोमीटर लंबी ये जो ऑप्टिकल फाइबर है वो उन्होंने 22 महीने में तैयार करा दी हम्म। और उसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने उस दिन। हम्म। ये केबल बहुत ज़रूरी है अगर आपको पोर्ट ब्लेयर वाला इलाका जो अंडमान निकोबार है, अगर उसको एक सैनिक अड्डा बनाना है, हम्म। व्यापारिक अड्डा बनाना है, तो उसके लिए आपको संचार सुविधाएँ बहुत हाई क्वालिटी की चाहिए और उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर चाहिए। तो ये उस दिशा में पहला कदम है और हैरान मत होइएगा, मुझे लगता है कि हम्म। आने वाले कुछ बरस में, कुछ महीनों में हो सकता है कि विशाखापत्तनम से भी और कोलकाता से भी और कुछ और जगहों से भी ऐसी ही ऑप्टिकल फाइबर जो हैं मल्टीपल, वो अंडमान निकोबार तक आ जाएँगी। हांगकांग में जिस तरह से चीन का जी। दमन का डंडा घुमा है, हाँ, और जो हांगकांग पहले इंटरनेशनल ट्रेड का हब माना जाता था और बहुत लिबरलाइज था, और सारी दुनिया, भारत के भी बहुत सारे व्यापारी वहां जमे रहते थे, जिस तरह का संकट पैदा हुआ और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जिस तरह से वहां से भागनी शुरू हुई, उसको देखते हुए अब क्या स्थिति बन रही है? अंडमान निकोबार का महत्व इस मायने में भी अचानक बढ़ गया है कि चीन ने हांगकांग में जो वन कंट्री टू सिस्टम का जो व्यवस्था की हुई थी जिसको चलना था 2047 तक, अचानक ही चीन ने उसको 2020 में खत्म करने का फैसला किया है। तो वहाँ लोकतंत्र खत्म कर दिया, वहाँ लोगों के अधिकार खत्म हो गए। जो कंपनियां हैं जो वहाँ काम करती हैं वो अपराध और दूसरा मामलों में मुख्य चीन के कानूनों के अंदर आ गई हैं। तो वहाँ की कंपनियां अब जो दुनिया भर की कंपनियां थी जिनके लिए हांगकांग एक बड़ा एक माफिक क्षेत्र था, अब वो अचानक खतरे में महसूस कर रही हैं और वहाँ उन्होंने बोरिया बिस्तर लपेटने का फैसला बहुत कंपनियों ने कर लिया है। जो हम्म। कई कंपनियां तो उन्होंने दफ्तर वहां से शिफ्ट करने भी शुरू कर दिए हैं। हम्म। वहाँ अब ये सोचा जा रहा है कि अंडमान निकोबार उनके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है अपनी लोकेशन की वजह से भी और जो जो उसका क्षेत्रफल भी खूब बड़ा है। जो दुनिया भर से जुड़े होने की स्थिति भी उसकी बेहतर है। हम्म। ले अब आप देखिए कि 1997 में जब ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन के हाथ सौंपा था, अपना हम्म। जो पुरानी उनकी संधि थी उसके अंतर्गत, तो तब उन्होंने उसको 50 साल दिए थे कि 50 साल ये व्यवस्था बनाए रखिए, हम्म। लोकतांत्रिक और वगैरह, तो चीन मान गया था। उस हम्म। वक़्त ब्रिटिश सरकार ने को ध्यान था कि चीन ऐसा मानेगा नहीं असल में। हम्म। तब ब्रिटेन ने भारत सरकार को प्रस्ताव रखा था कि आप अंडमान निकोबार को एक वैकल्पिक हांगकांग की तरह विकसित कीजिए और हम आपको सहयोग देंगे। हम्म। उस वक्त भी यही दुर्भाग्य से हुआ कि जो वहाँ उस समय का नेतृत्व था, राजनीतिक नेतृत्व और ब्यूरोक्रेटिक नेतृत्व, उन्होंने बिना उस पर विचार किए रिजेक्ट कर दिया। हम्म। और आज वही लोग, उनको लग रहा है कि उस वक़्त हमने ये किया होता, तो अंडमान निकोबार एक बहुत अच्छा विकल्प बनता। लेकिन अभी भी संभावनाएँ खत्म नहीं हुई हैं। हम्म। ऑप्टिकल फाइबर का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बड़ी रोचक घोषणा की थी कि अंडमान निकोबार को अभी हम एक शिपिंग हब की तरह विकसित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि अंडमान निकोबार के साथ जो मलाक्का स्ट्रेट है, दुनिया भर के शिप्स वहाँ से आते-जाते हैं, तो वहाँ पिछले वर्षों में वो पूरा सैचुरेट हो चुका है। हम्म। वहाँ एंकरिंग की जो सुविधा है, पैसेज की जो सुविधा है, मरम्मत की, शिपिंग की, शिप्स की सुविधा है, लॉजिस्टिक्स वाली कंपनियाँ हैं, ये सब कंपनियाँ जो हैं, वो अपने सैचुरेशन पर हैं, तो वहाँ फैलाव की अब गुंजाइश नहीं है। तो उस गुंजाइश को अगर भारत पकड़ ले, तो अंडमान निकोबार को शिपिंग हब बना सकते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं दुनिया भर की, उनको वहाँ सुविधाएँ आप दे सकते हैं, व्यापारिक क्षेत्र बन सकता है, टूरिज़्म की वहाँ बहुत सुविधाएँ हैं। अभी ये जो देश हैं उसके आस-पास के हम्म। इंडोनेशिया है, थाईलैंड है। अम, थाईलैंड है, मलेशिया है,
उनका टूरिज़्म बहुत लोकप्रिय है, लेकिन दुनिया के लोग ऊब चुके हैं उन्हीं जगहों पर जा जाकर। हुँ, हुँ। तो ये देश भी बहुत रुचि रखते हैं कि अंडमान निकोबार बहुत खूबसूरत है, तो जो पैकेज हम बेचें दुनिया को, उनमें अंडमान निकोबार भी जोड़ें तो सबकी रुचि बढ़ जाएगी। हुँ। तो ये इस तरह से जो आर्थिक महत्व है अंडमान निकोबार का, वो बहुत बढ़ गया है। वो नए हांगकांग के रूप में, भारत की सुरक्षा के नए केंद्र के रूप में और दुनिया के लिए चीन की जो गुंडागर्दी है, उसकी वैक्सीन के रूप में अंडमान निकोबार एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है। तो आपको जी, ये लग रहा है कि सैनिक अड्डे के साथ-साथ ये जो अंडमान निकोबार का इलाका है, हाँ ये जी। जैसे आपने कहा कि मलक्का से होकर सारे जहाज जाते हैं और व्यापार आयात-निर्यात होता है, तो अंडमान के आसपास कोई ऐसा सेंटर बनाने की संभावना है जो एक इंटरनेशनल ट्रेड हब बन जाए? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये इस लाइन पर सोचा जा रहा है। कई लोग कहते हैं कि अंडमान निकोबार में है क्या, छोटा-सा जगह है। छोटी नहीं है वो जगह। उसका क्षेत्रफल 8,259 वर्ग किलोमीटर है हुँ, और उसमें 572 द्वीप हैं, अलग-अलग लोकेशन के जिनकी अलग-अलग यूटिलिटी हो सकती है, डिफेंस के लिए, टूरिज़्म के लिए, आर्थिक गतिविधियों के लिए, हर तरह की। हुँ, और इसकी जो लंबाई ऊपर से लेकर नीचे तक 660 किलोमीटर है, तो ये विशालकाय है। हुँ, हांगकांग के मुकाबले इसका एरिया जो है 8 गुना है, अच्छा, सिंगापुर के मुकाबले 11 गुना है, हुँ, सेशेल्स के मुकाबले 20 गुना है और मॉरिशस जो इतना बड़ा देश है, उसके मुकाबले इसका इलाका 4 गुना है। हुँ, तो ये इसका महत्व है। फिर इसके पड़ोसी जो देश हैं, अंडमान निकोबार के साथ जो इमीडिएटली लगने वाला अगला देश है, 6 देश हैं। उनमें हुँ, म्यांमार है, हुँ, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। हुँ, या आप इन इंडोनेशिया से अंडमान निकोबार 163 किलोमीटर है सिर्फ। हुँ, मलेशिया सिर्फ 700 किलोमीटर है वहाँ से। म्यांमार सिर्फ 45 किलोमीटर है। हुँ, तो इसकी जो लोकेशन है अंडमान निकोबार की, इसको बहुत मुफीद बनाती है। ये 3 समुद्रों से यानी बे ऑफ बंगाल है, अंडमान सी खुद है और इंडियन ओशन है। हुँ, वो और मलाक्का का जो जल मार्ग है, हुँ, 4 महत्वपूर्ण समुद्री समुद्रों और समुद्री रास्तों से जुड़ा हुआ है। हुँ, तो ये इसको बहुत मुफीद बनाता है। हुँ, रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की जितनी भी जो ऑयल और कच्चा माल है, उसका 60 से लेकर 80% मलक्का से होकर जाता है। हुँ, अगर आप वहाँ दबदबा बना लेते हैं अपना और चीन जब बहुत परेशान करे देशों को अलग-अलग जगह, तो उसके यहाँ जहाज़ों को रोक दीजिए। हुँ, तो आप देखिएगा कि चीन जो आयात करता है कच्चे माल का अफ्रीका से, एशिया से, यूरोप से, खाड़ी के देशों से, वो अचानक रुक जाएगा। हुँ, जो माल वो भेजता है दुनिया के देशों को, वो भी मलक्का स्ट्रेट में से होकर जाता है। आप उसको रोक दीजिए, चीन बिलबिला जाएगा। चीन के लाखों उद्योग बंद हो जाएँगे। लाखों उद्योग बंद होते ही कई करोड़ लोग रोज़गार खो बैठेंगे और जो चीन दादागिरी पूरी दुनिया को दिखाता है और हथियार दिखाता है, वो अंदर से बिल्कुल पिलपिला हो जाएगा। तो ये क्वाड के देशों को मालूम है। इसलिए जी, जो महत्व है अंडमान निकोबार का, अचानक दुनिया के नक्शे में नया उभर आया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चीन से निपटने के लिए ये बिल्कुल जिसे कहते हैं शस्त्रहीन क्रांति की तैयारी है कि उसकी आर्थिक नाकेबंदी कर दी जाए। आपने बड़ा सही शब्द इस्तेमाल किया है कि चीन का इलाज जो है, वो उसके लिए अंडमान निकोबार बहुत बढ़िया है। अब देखिए पिछले कुछ महीनों में अचानक दुनिया भर से हुँ, चीन के साथ जो व्यापार है उसको अंडरग्रेड कर दिया है बहुत सारे देशों ने। हुँ, चीन पर निर्भरता के लिए एकदम जो अल्टरनेटिव है कच्चा माल को बेचने का बाजार, हुँ, बहुत तेज़ी से तलाश शुरू हो गई है। जर्मनी से लेकर अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये सब इसमें लग गए हैं और आपस में कि हम इन मैं कौन-सी चीज़ आपको बेचूँ और आप कौन-सी मुझे दें कि चीन को हम बाहर कर दें, ये शुरू हो गया है और हुँ, उसका परिणाम भी आ गया है, दिखना शुरू हो गया है। चीन में इस वक़्त ये जो ऑर्डर्स बंद हुए, दुनिया में आर्थिक गतिविधि बंद हुई या कमज़ोर हुई, दुनिया का जो भय जो है चाइना के प्रति वो जो अचानक वो जागृत हुआ और देशों ने ऑर्डर बंद करने करने शुरू किए हैं, तो चीन में इस समय
लाखों कंपनियां या तो बंद हो गई हैं, काम करना बंद हो गया, या बिल्कुल मिनिमल पर आ गई हैं। हुँ, और जो आंकड़े आ रहे हैं चीन से, कि 30 मिलियन, मतलब 3 करोड़ के करीब जो 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 कर्मचारी, जो लोग ऐसे क्षेत्रों में थे, जैसे हमारे यहाँ प्रवासी मजदूर हैं, जी, जी। तो चीन में ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर, गुआंगडोंग और जितने भी ऐसे एक्सपोर्ट सेंटर्स थे, हुँ, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं या कमजोर हो गई हैं, वहां से वो घरों में वापस चले गए हैं, जो जा चुके हैं। जी, जी। अभी इससे भी बड़ी संख्या अगर और ये बढ़ता है तो होगा। तो दुनिया की जो निर्भरता थी ना चीन पर, हुँ, उसको समय तो लगेगा, लेकिन वो प्रक्रिया बहुत तेज हो चुकी है। हुँ, ये कोविड के लिए हुँ, उसकी किट है, दवाइयाँ हैं। आप देखिए कि शुरू के 2 महीने आतंक मच गया था। हुँ, मतलब फ्रांस और अमेरिका में झगड़ा हो रहा था कि चीन से कौन लेगा किट्स। हुँ, लेकिन अब अचानक ही वहाँ से किट्स का निर्यात भी बंद हो गया है। बांग्लादेश, भारत सबसे बड़े निर्यातक बन गए हैं। भारत इम्पोर्ट करता था और हुँ, भारत अगले 3 महीनों में उसका निर्यातक हो गया है। हुँ। दवाइयों का निर्यातक हो गया है। तो ये चीन पर निर्भरता अब खत्म होनी शुरू हो गई है, और वो प्रोसेस जो है वो शायद इतिहास ने पूरी दुनिया को एक नया दिया है। तो ये जो आर्थिक मोर्चा है, वो चीन ने खुद शुरू कर दिया है अपने विनाश का। और चीन पर निर्भरता की अब बात वो गंभीर हालत नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ महीने, हो सकता है 1-2 साल लगें, कि चीन को पूरे आर्थिक सर्किट से बाहर कर देने की नौबत आ जाए। अब एक सवाल ये है कि जब हम अंडमान निकोबार के विकास की बात करते हैं, जब इतनी सारी गतिविधियाँ होंगी, तो जी। अंडमान निकोबार अभी तक अपनी आदिम जनजातियों के लिए, अपने पर्यावरण, अपने मरीन लाइफ के लिए, मरीन इकोसिस्टम के लिए बहुत जाना जाता रहा है और जहाज़ों की आवाजाही और इस सब को लेकर जो हुँ। पर्यावरण से जुड़े लोग हैं, उनकी बड़ी चिंता रहती है कि वो एक ऐसा हिस्सा है जहाँ सब कुछ बड़ा क्षुण्ण सा, बड़ा पवित्र सा है। तो ये सब जब होगा तो उसको चोट नहीं पहुँचेगी? ये सवाल तो एक सबसे पहले उभरने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। हुँ, लेकिन क्या है कि हमारी जानकारी जो इतनी सीमित है अंडमान निकोबार के बारे में, हुँ। हमने अभी तक अंडमान निकोबार का जो हमारा माइंडस्केप है, जो जो मानस पटल है वो भारतीय, आम काला पानी भारतीय है। का, वो काला पानी है। हुँ, काला पानी से आगे हम सोचते नहीं, और अब सोचने लगे तो हमें आदिवासी के आगे फिर नहीं हम सोचते। हुँ, तो हमें वो उसके ना क्षेत्रफल का पता है, ना महत्व का पता है, ना उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन का पता है। वहाँ आदिवासी रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हुँ, लेकिन 8,259 किलो वर्ग किलोमीटर में आदिवासी सिर्फ नहीं रहते हैं, उनका एक छोटा-सा क्षेत्र है। हुँ, कुछ टापू हैं जहाँ वो रहते हैं, और सौभाग्य से भारत ने पिछले 70 साल में ऐसी व्यवस्था कर दी है कि वो वहाँ सुरक्षित रह भी सकें, हुँ, उनको विकास की सुविधाएँ भी मिलें और उनकी संस्कृति भी बनी रहे। हुँ, बाकी जितने टापू हैं, उनमें आदिवासी बहुत-बहुत कम स्थानों पर हैं। तो हुँ, इसलिए आदिवासी वाला सवाल जो विषय है, वो उसमें कोई वो गंभीरता नहीं है। हुँ, सिर्फ ये ध्यान देने की बात है कि जो क्षेत्र हैं, उनका वैसे ही ध्यान रखा जाए जैसे हो रहा था। हुँ, उसके बाद बताइए कि पौने 600 वहाँ टापू हैं, तो हुँ, उनमें से 90% से ज़्यादा ऐसे हैं जिनमें आदिवासी नहीं रहते हैं। हुँ, तो उनमें जहाँ मुफ़ीद है, वहाँ आप जहाँ माफ़िक आता है, वहाँ पर आप टूरिज़्म शुरू कीजिए। जहाँ नौसैनिक और दूसरे सैनिक अड्डे बनने हैं, वहाँ वो कीजिए। और जहाँ आर्थिक गतिविधियाँ होनी हैं, उनके लिए वैसे टापू चुनिए। तो वो सुविधा वहाँ पर है। पर्यावरण की जहाँ तक बात है, आप बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं। जब नया विकास वहाँ होगा, तो पर्यावरण पर पहला असर पड़ेगा। हुँ। लेकिन सौभाग्य से जो दुनिया है, भारतीय हैं, सरकार है, व्यवस्था है, टेक्नोलॉजी है, वो सब इन विषयों को हैंडल करने के मामले में हमारे पास लंबा अनुभव है। और मेरा ख़्याल है कि जो भी नीति निर्धारक हैं, जो वहाँ ये विकास करेंगे, वो इन इश्यूज़ को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। विजय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये जब विषय आगे बढ़ेगा तो इस पर कुछ और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जी। एक ऐसा मुद्दा आपने उठाया है जो अभी तक कम से कम भारत में इतना चर्चित नहीं है कि अंडमान निकोबार की ऐसी भी कोई भूमिका हो सकती है
कि एक तरफ हम चीन की नकेल कस सकते हैं, दूसरी तरफ अपने लिए व्यापार और रोजगार के अवसर जुटा सकते हैं। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मालाबार नौसैनिक अभ्यास और अंडमान निकोबार को चीन के विस्तारवादी संक्रमण की वैक्सीन के रूप में विकसित करने के प्रयास कितने सफल होंगे, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।